फ्रेंड, वेलकम बैक टू तैसिक इकोनॉमिक स्टडी पॉइंट चैनल। जैसा कि बच्चों लास्ट वीडियो में हम बोले थे कि हम ट्यूसडे को आएंगे और आप उससे इंटरेक्ट करेंगे। सो आई एम बैक अगेन। तो बच्चों लास्ट वीडियो हम डिस्कस किए थे अकाउंट्स का, दैट इज अ पार्टनर कैपिटल। आज हमारा टॉपिक डिस्कशन करने का है क्या, इकोनॉमिक्स। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में बोला भी था कि आज हम लोग इकोनॉमिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स में कौन सा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? पार्ट बी, दैट इज द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो बिफोर मूविंग फर्दर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम अपनी बेस्ट वीडियो आप लोग के सामने ला सकें फॉर एक्सक्लूसिव ऑफ अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो सीबीएसई इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग बच्चों। आज से हमारा इकोनॉमिक्स का भी स्टार्ट हो रहा है, जिसका कोड क्या है 030। ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का कोड है आपका। उसके बाद टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग क्या, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिस्कस होने वाला है, जो कि आपका ये पार्ट बी में आएगा। पार्ट ए आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो कि आपको 40 मार्क्स दिलाएगा। और पार्ट बी आपका क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि पार्ट बी है। ओके, ये भी कितना मार्क्स दिलाएगा आपको? 40 मार्क्स। तो 40 + 40 80 मार्क्स। तो ये थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का हो जाएगा। ओके, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का डिस्कशन होने वाला है। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम फर्स्ट टॉपिक पुटअप करते हैं। तो आज फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, मेन टॉपिक डिस्कस करने का क्या है हमारा, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जब हमारा इंडिपेंडेंस हम कब आजाद हुए थे बच्चों? 15 अगस्त 1947। तो ईव मतलब क्या होता है? टाइम पीरियड। उस टाइम के पीरियड के पहले हमारे इंडियन इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था क्या थी, इस पे आज हम लोग ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। ओके, तो हमारा मेन टॉपिक क्या है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। यानी इंडियन इकोनॉमी क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था जब हमारे कंट्री आज़ाद हुआ उसके पहले का पीरियड। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब वो टाइम पीरियड, ओके, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो भारत हमारा कब आज़ाद हुआ बच्चों? 15 अगस्त 1947। तो 1947 के टाइम के पीरियड के पहले का हमारे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? ओके, तो अलग अलग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा अंडर ब्रिटिश रूल, यही जानने की कोशिश करना है इस चैप्टर में। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो पहला पार्ट देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको करा देता हूँ। तो इंट्रोडक्शन देखिए, बिफोर इंडिपेंडेंस वी वर अंडर द ब्रिटिश रूल। तो मैंने अभी जैसे बोला कि हमारे आज़ादी से पहले हम किसके गुलाम थे? ब्रिटिशर के। ओके, वी आर अंडर द ब्रिटिश रूल। सो दे एक्सप्लॉइट इन वेरियस सेक्टर। उन्होंने हमारे अलग अलग क्षेत्र में क्या किया? एक्सप्लॉइट किया, मतलब प्रताड़ित किया। ओके, तो उन्होंने कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया, यही चीज़ हमको समझना है इस चैप्टर में। लाइक एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। ओके, तो वो क्षेत्र क्या थे, वो सेक्टर क्या थे? मेनली आपके एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को क्या किया ब्रिटिशर ने? कमज़ोर किया, एक्सप्लॉइट किया, हमारे इंडियन इकोनॉमी को क्या कर दिया? वीक कर दिया। ओके, सो हियर वी शैल सी हाउ दे एक्सप्लॉइटेड अस। तो हमको इसी चैप्टर में ये देखना है कि उन्होंने अलग अलग सेक्टर में कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया, उनके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट रहे या ब्रिटिशर ने क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट भी रहे। ओके, तो ब्रिटिश के रूल के अंदर हमारे इंडियन इकोनॉमी का क्या पिक्चर था, क्या सिनारियो था, यही डिस्कस करना है हमको। ओके, तो पहला देखिए, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में ब्रिटिश ने कैसे हमको एक्सप्लॉइट किया, ओके, कैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को वीक किया। एज वी नो दैट एग्रीकल्चर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो हर बच्चा जानता है, आप लोग 10th में सोशल साइंस में भी पढ़े होंगे और 11th में भी पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, कि एग्रीकल्चर क्या होता है, इट्स द मेन बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ओके, इट्स एड, ये जोड़ता है अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो हमारी जीडीपी को बढ़ाने की में ये एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है। ओके, ये जीडीपी को क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो उस समय ब्रिटिशर भी ये बात जानते थे कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का इम्प्रूव हो गया तो ये कंट्री बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए? पहले इसको वीक करना चाहिए। अब उन्होंने कैसे वीक किया ब्रिटिशर ने, देखिए। सो ब्रिटिशर स्टार्ट वीकनिंग दिस सेक्टर बाय इम्पोजिंग अ जमींदारी सिस्टम। तो ब्रिटिशर ने क्या किया बच्चों, कि एग्रीकल्चर सेक्टर को वीक करने के लिए, हमारे उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, बिफोर 1947 की बात हो रही है, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। मैनी पीपुल फार्मर्स इसमें इंगेज थे, एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थे।
ओके, तो उन्होंने क्या किया, अगर ब्रिटिशर के इंडियन इकोनॉमी को अगर वीक करना है तो पहले उनके मेन सेक्टर पे हमको क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। तो उन्होंने किस पे फोकस किया, एग्रीकल्चर पे। तो उन्होंने एग्रीकल्चर को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट मतलब प्रताड़ित किया, वीक किया। अब कैसे वीक किया, उन्होंने एक नया सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम निकाला, जिसका नाम क्या था बच्चों, जमींदारी सिस्टम। तो अब जमींदारी सिस्टम को हम लोग देखते हैं कि ब्रीफ में क्या होता है वो। तो बच्चों अब जमींदारी सिस्टम हम लोग एक चार्ट के माध्यम से सीखते हैं कि जमींदारी सिस्टम क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए पहले मैंने क्या लिया है, गवर्नमेंट। तो उस समय बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी गवर्नमेंट कौन थी, किसके अंडर कंट्रोल थी, ब्रिटिशर के हाथों में। ओके, तो उसमें ब्रिटिशर क्या था, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रहे थे। उसके बाद देखिए सेकंड नंबर पर कौन आता है, जमींदार। तो जमींदार क्या होता है, एक रेनोड पर्सन होते हैं उस समय के, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट पर्सन उस एरिया के, वो क्या कहलाते हैं, ओनर ऑफ द लैंड। वो लैंड के ओनर होते हैं। अब वो अपना लैंड किसको देते हैं, टिलर। तो टिलर यहाँ पे कौन है, एक्चुअल कल्टीवेटर, जो एक्चुअल कल्टीवेशन फील्ड पे क्रॉप ग्रो करने के लिए ग्रो कर रहा है, वही तुम्हारा क्या होता है, टिलर। तो यहाँ पे टिलर कौन है बच्चों, फार्मर। कौन है, फार्मर। ओके, तो फार्मर क्या कर रहा है, एक्चुअल कल्टीवेटर है, एक्चुअल क्रॉप ग्रो कर रहा है उस, ओके, मगर वो लैंड उसका नहीं है। लैंड किसका है, जमींदार का है, जो कि एक्चुअल ओनर ऑफ द लैंड है। ओके, तो फार्मर्स को कंट्रोल कौन कर रहा है, जमींदार कर रहा है। ओके, तो ये क्या करेगा, अपना क्रॉप ग्रो करेगा और ये क्या पाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी वो पा रहा है, वो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्रॉप वो पा रहा है, जो कि वो क्रॉप ग्रो कर रहा है, मतलब उसको कोई सरप्लस नहीं हो रहा है, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, जमींदार कर रहा है, कि वो कह रहा है कि भाई ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप ग्रो करके हमको दो, क्योंकि जमींदार किसके अंदर कंट्रोल है, गवर्नमेंट के अंदर, और गवर्नमेंट कौन है, ब्रिटिशर। तो ब्रिटिशर एक्सप्लॉइट कर रहा है जमींदार को कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो हमको क्रॉप ग्रो चाहिए, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, क्रॉप चाहिए। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है, किस पे रूल इम्पोज कर रहा है, जमींदार पे। ओके, और जमींदार बच्चों क्या करेगा, जमींदार टिलर को पकड़ेगा। तो टिलर कौन है, फार्मर। तो जमींदार क्या करेगा, अपना रूल, अपने रूल्स रेगुलेशन इम्पोज करेगा फार्मर्स को कि आपको ज़्यादा ज़्यादा क्रॉप ग्रो करो। तो अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है, फार्मर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन उन्हीं को है, क्योंकि उन पर ज़्यादा बर्डन आया है कि हमको इतनी क्रॉप ग्रो करके जमींदार को देना है, और फिर जमींदार क्या करेगा, गवर्नमेंट को देगा। तो जब ये दो बीच की पार्टी, गवर्नमेंट कौन बना रहा है, ब्रिटिशर बना रहा है। तो ब्रिटिशर इसीलिए बना रहा है कि फार्मर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, एक्सप्लॉइट हो, उन पे ज़्यादा क्या है, रूल इम्पोज हो, ताकि वो क्या करें, तो फार्मर क्या करे, फार्मर ज़्यादा प्रेशर में आएगा। ओके, उसके अंदर ज़्यादा प्रेशर आएगा कि वो क्रॉप ग्रो करके क्या दे, जमींदार को दे। ओके, और जमींदार फिर वो क्रॉप ग्रो करके क्या देगा, इसको गवर्नमेंट देगा। ओके, तो अल्टीमेटली सफ़र कौन कर रहा है, यहाँ पे फार्मर्स कर रहा है। ठीक है, फार्मर प्रेशर ज़्यादा है। तो यही रूल सिस्टम गवर्नमेंट ने बनाया था, ब्रिटिशर ने, कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो, वीक हो। ठीक है, कोई पर्सन आगे ना बढ़ सके, सारा क्रॉस हम पाए, ब्रिटिशर पाए, और वो अलग अलग सेक्टर में भाग डिवाइड करके। ओके, तो ये जवाब सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जैसे अभी हम लोगों ने देखा क्या, कि एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो ब्रिटिशर ने कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया बाय थ्रू इम्पोजिंग जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे सेक्टर की तरफ। तो दूसरा सेक्टर हमारा क्या है बच्चों, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर को कैसे ब्रिटिश ने एक्सप्लॉइट किया, कैसे वीकेंड किया, कैसे कमज़ोर किया, तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। ओके, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर उस समय जब ब्रिटिश के अंदर जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर जो थी, मेनली स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। उस समय जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री जो थी, मेनली आपकी स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्री थी, मतलब जो स्मॉल इंडस्ट्री थे मैन्युफैक्चर के। ओके, उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी। तो देखिए मेनली आपकी उस समय इंडस्ट्री कौन सी प्रेजेंट थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जिसका स्मॉल स्केल बेसिस हो, जिसका स्मॉल इन्वेस्टमेंट हो, और जिसका मेनली वर्क किस पे हो, हैंड वर्क। ओके, मतलब लेबर ज़्यादा काम करते थे उस समय आपके उस इंडस्ट्री में। तो जब लेबर काम करते थे हमारे उस समय, तो वह वर्क बहुत ही बढ़िया होता था। तो इंडियन की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वॉज वेल नोन, फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो हैंड वर्क इंडस्ट्री वर फेमस एंड वेल नोन ऑल ओवर द इंडिया।
तो हमारे काम को ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा था। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी उस समय ब्रिटिश के रूल के अंदर, तो ब्रिटिशर ने देखा कि हमारा इंडस्ट्री सेक्टर भी क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो ब्रिटिशर ये नहीं चाहते थे कि हम लोग आगे बढ़े, तो उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी क्या किया, वीक करना शुरू किया, उसको ग्रोथ डाउन हो जाए। उसके लिए नए नए तरीके, नए नए रूल्स क्या किए उन्होंने, क्या किया, इम्पोज किया। तो देखिए ब्रिटिश ने कैसे एक्सप्लॉइट किया। सो द ब्रिटिशर एक्सप्लॉइटेड द इंडस्ट्री सेक्टर इन 2 वे। उन्होंने 2 मेथड सोचे कि कैसे इंडस्ट्री सेक्टर को क्या किया जाए, लो किया जाए, कम किया जाए, उसको वीक किया जाए। तो पहला तरीका देखिए उन्होंने क्या ढूंढा, तो पहला तरीका उन्होंने ढूंढा, फॉरेन डिमांड फॉर इंडियन हैंडीक्राफ्ट वर डाउन ड्यू टू हाई टैक्स ऑन एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट समझते ही हैं कि जो हमारा माल गुड्स प्रोड्यूस जो हमने किया है, अगर हम उसको फॉरेन कंट्रीज में बेचना चाहते हैं, तो ब्रिटिशर उस समय हमारे इंडिया में क्या कर रहे थे, रूल कर रहे थे। तो उन्होंने एक नया पॉलिसी, नया रूल्स रेगुलेशन इम्पोज किया हमारे इंडस्ट्री सेक्टर पे कि जो गुड्स और प्रोड्यूस हम कर रहे हैं हम इंडस्ट्री में, अगर वो हम अदर कंट्री, फॉरेन कंट्री में क्या करेंगे, उसको सेल करेंगे, उसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमको हाई टैक्स पे देना होगा। मतलब हमारे ऊपर क्या किया गया, हाई टैक्स इम्पोज किया ब्रिटिशर ने। क्यों किया, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ना कर सकें। अगर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो भाई हमारे पास माल ज़्यादा बिकेगा, हमारी इनकम होगी, हमारा इंडस्ट्री सेक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बट ब्रिटिशर ने ये सोचा कि अगर हाई टैक्स इम्पोज कर देंगे तो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारा गुड्स महंगा हो जाएगा फॉरेन डिमांड कंट्री में, तो हमारा गुड्स नहीं बिक पाएगा। तो इन लोअर डाउन टू कट द प्रोडक्शन ऑफ आवर गुड्स, ब्रिटिशर ने क्या किया, हाई टैक्स इम्पोज किया हमारे उन गुड्स पे जो कि हम गुड्स क्या करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, जो कि बाहर सेल करना चाहते हैं। आई बात समझ में। उस समय क्या हुआ कि हमारे जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थे, उनके गुड्स की क्या हो गई, डिमांड फॉरेन कंट्रीज में क्या हो गई, लो हो गई। ओके, सेकेंड मेथड देखिए ब्रिटिशर ने क्या बनाया, क्या रूल इम्पोज किया ताकि हमारी इंडस्ट्री सिस्टम क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, डोमेस्टिक इंडस्ट्री लाइक हैंडलूम, कॉटेज, हैंडीक्राफ्ट, ये सब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी, जो कि हमारा मेनली वर्क इसी पे होता था, हमारी इनकम इंडस्ट्री की इसी थी। अब उन्होंने क्या किया कि वर डाउन ड्यू टू इम्पोर्ट फ्री टैक्सेस ऑफ पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर। तो अगर ब्रिटिश के लोग, ब्रिटिश कंट्री के लोग अगर इंडिया से गुड्स खरीदना चाहते हैं तो उन पे क्या किया गया, इम्पोर्ट फ्री, मतलब कोई टैक्स पे नहीं करना रहेगा अगर वो इंडियन गुड्स क्या करेंगे, खरीदेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, हमको फ़ायदा नहीं होगा। ओके, एक तरह से फ्री से वो क्या कर रहे हैं, गुड्स उठा रहे हैं हमारे कंट्री के। ओके, तो ब्रिटिशर ने ये 2 रूल इम्पोज किए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पे, ताकि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो जाए, लो हो जाए। पहला क्या लगाया, एक्सपोर्ट पे लगाया टैक्स, ताकि हम गुड्स ज़्यादा से ज़्यादा बाहर फॉरेन कंट्रीज़ को ना बेच सके। और इसके साथ ही उन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट फ्री टैक्स लगाया ब्रिटिश कंट्री द्वारा, कि अगर ब्रिटिशर लोग क्या चाह रहे हैं, अगर इंडियन गुड्स चाह रहे हैं तो वो क्या करें, इजीली अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट करने पे कोई टैक्स पे नहीं करना है फॉरेन कंट्रीज़ को। ओके, इस वे पे क्या हुआ, हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री का पोर्शन क्या हो गया, लोअर हो गया। तो ये हमारी धीरे धीरे स्मॉल इंडस्ट्री क्या हो गई, ख़त्म होने लगी। तो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या हो गया, वीक हो गया। तो इस तरह का तरीके से ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे इंडस्ट्री सेक्टर को क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, उसको वीक किया, ताकि हमारी जीडीपी आगे ना बढ़ सके, हम आगे ना बढ़ सके। ओके, तो बच्चों अभी हम लोगों ने क्या देखा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ब्रिटिश अंडर एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर। ओके, तो 2 सेक्टर पर हम लोग कवर कर लिए कि ब्रिटिशर ने कैसे एक्सप्लॉइट किया, कैसे वीकेंड किया, कैसे कमज़ोर कर दिया हमारे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर को। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड पे हमारा ब्रिटिशर ने कैसे इम्पैक्ट किया, हमारा कैसा इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित हुआ ब्रिटिशर के द्वारा। ओके, तो देखिए एक्सप्लॉइटेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो था वो कैसे वीक किया गया, कैसे एक्सप्लॉइट किया गया बाय द ब्रिटिशर। तो यहाँ पे हमको दिमाग में 2 चीज़ें याद रखनी है, एक ब्रिटिशर और एक इंडियन। ओके, तो इंडियन मार्केट और ब्रिटिश मार्केट, हम 2 मार्केट की बात कर रहे हैं और आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं। तो उस ट्रेड को कैसे ब्रिटिशर ने क्या किया, प्रभावित किया, एक्सप्लॉइट किया, उसको यूज़ किया। तो देखिए 2 वे में ब्रिटिशर एक्सप्लॉइटेड आवर इंटरनेशनल ट्रेड थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो डिस्क्रिमिनेटरी क्या होता है बच्चों, भेदभाव
जो भेदभाव की पॉलिसी होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी। और टैरिफ मतलब छूट। तो जो भेदभाव की छूट की पॉलिसी है उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर ने अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज किए इंटरनेशनल ट्रेड में, ताकि हमारा इंडियन मार्केट एक्सपैंड ना हो सके। ओके, तो देखते हैं कैसे इंडियन मार्केट हमारा एक्सपेंड ना हो सके। टैक्स फ्री ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द ब्रिटिश नीड। ओके, तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हमारे इंडिया क्या है, इंडिया वॉज अ गोल्डन बर्ड। हमारे इंडिया क्या था, सोने की चिड़िया थी। तो हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा थे उस समय बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, जो कि हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर थे अपने रॉ मटेरियल्स के। हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी थी। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, हमारे रॉ मटेरियल को यूज़ किया। और कैसे यूज़ किया, डायरेक्टली उसको नहीं बोला कि जाकर आपको दे दो, दिमाग चलाया। तो कैसे दिमाग चलाया, उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी क्या की, इम्पोज की, लागू की। जो कि भेदभाव की छूट की पॉलिसी उन्होंने क्या किया, इम्पोज किया। अब कैसे इम्पोज किया देखिए, टैक्स फ्री ऑन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन रॉ मटेरियल टू फुलफिल द ब्रिटिश नीड। तो जो कि इंडियन रॉ मटेरियल जो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, तो अगर हम ब्रिटिशर को एक्सपोर्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, ब्रिटिशर को देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो उस पर कोई ड्यूटी, उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा, वो टैक्स फ्री होगा गुड्स। ओके, यानी ब्रिटिशर को अगर हम प्रोडक्शन करना है, अगर ब्रिटिशर को प्रोडक्शन करना है, उनको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा थी। तो ये उन्होंने ये नियम लागू किया, उन्होंने ये डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लागू की कि अगर इंडिया अपना रॉ मटेरियल ब्रिटिशर को एक्सपोर्ट करेगा तो वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। ओके, ताकि ब्रिटिशर क्या कर सके, इजीली गुड्स को अवेलेबल कर सके अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस में। ओके, तो पहला पॉइंट समझ आ गया कि जो हम गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिशर को, उस पर कोई टैक्स चार्ज नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, टैक्स फ्री इंपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ ब्रिटिशर टू एक्सपैंड द मार्केट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इन इंडियन मार्केट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम कोई गुड्स ब्रिटिशर से क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगर हम ब्रिटिशर गुड्स खरीद रहे हैं, ताकि ब्रिटिशर गुड्स थोड़ा क्वालिटी उनकी सुपीरियर क्वालिटी थी, मशीन मैन्युफैक्चर था, तो अगर इंडियन मार्केट में अगर ब्रिटिशर गुड्स आ रहा है तो उस पर कोई टैक्स नहीं चार्ज होगा, ताकि इंडियन मार्केट में वो गुड्स क्या होता कि अवेलेबल हो सके एट अ चीपर रेट। तो अगर चीपर रेट पे अगर क्या होगा, ब्रिटिश गुड्स इंडियन मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा, तो ब्रिटिश मार्केट की इंडियन मार्केट में क्या हो जाएगा, एक्सपेंड करेगा। ओके, यानी ब्रिटिश गुड्स क्या होंगे, इंडियन मार्केट में क्या होगा, फैलाव होगा, उनकी ज़्यादा डिमांड बन जाएगी, किसकी, ब्रिटिश गुड्स की। ओके, तो ब्रिटिश गुड्स को इंडिया में लाने के लिए उन्होंने क्या किया, इम्पोर्ट फ्री किया। मतलब जो हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं ब्रिटिश से, हम गुड्स ब्रिटिशर से खरीद रहे हैं। ओके, तो जो गुड्स हम ब्रिटिशर से खरीदेंगे उस पर कोई टैक्स चार्ज पे नहीं करना होगा। क्यों पे नहीं करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ब्रिटिश का गुड्स अगर इंडियन मार्केट में आ जाएगा तो वो मशीन गुड्स हैं, थोड़ा सुपीरियर क्वालिटी के हैं, तो वो अगर चीपर रेट में मिलेंगे तो क्या होंगे, वो ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएंगे। तो इंडियन मार्केट क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। हर जगह किसके गुड्स बिकेंगे, ब्रिटिशर के। ओके, तो उन्होंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी लागू किया। कौन लागू किया, ब्रिटिशर। किस क्षेत्र में, इंटरनेशनल ट्रेड में, ताकि हमारा इंडस्ट्री सेक्टर क्या हो, एकदम लो हो जाए, हमारी मार्केट क्या हो जाए, एकदम वीक हो जाए, और हम ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ ना कर सके, और हम हर सेक्शन में, हर सेक्टर में क्या हो जाए, कम हो जाए, वीकन हो जाए। ओके, तो ये हमने आज क्या समझा बच्चों, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ब्रिटिशर थ्रू मेनी सेक्टर। तो थ्रू मेनी सेक्टर में आज हम लोगों ने क्या, 3 सेक्टर पे फोकस किया। पहला एग्रीकल्चर पे, सेकंड इंडस्ट्री पे, और थर्ड इंटरनेशनल ट्रेड पे।